अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो बायोलॉजी का चैप्टर 2 है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। हमारे टाइम पे भी बहुत सिंपल का सा हुआ करता था 2019 में। उस वक्त सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे एक शायद मुख्तसर सा चैप्टर नहीं था, लेकिन हमारे पास जो था ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो अक्सर देखे गए हैं पेपर में आते हुए, और एमसीक्यू के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। तो वैनी विदाउट एनी फर्दर डू मैं जो है आगे आ जाता हूँ अपने काम पे। साइंस इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है। साइंस एक जो सिस्टमेटिक स्टडी है, ठीक है, नेचर की यानी कुदरत की। सिस्टमेटिक से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके में स्टेप वाइज एक चीज़ हो रही है, जिसके एक स्टेप के बाद दूसरी चीज़ होगी, दूसरे के बाद तीसरी चीज़ होगी, और तीसरे के बाद चौथी चीज़ होगी। उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है। और एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है। जो हमारे जो कुदरत पे जो आसार होते हैं और कुदरत के जो हम पे आसार होते हैं, उन सबको साइंस के जो हम एक सब्जेक्ट है उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू द यूज़ ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। ये एक कह सकते हैं नॉलेज की चीज़ है, जो एक आपको जो मतलब शऊर हासिल करने वाली एक चीज़ है, जिसको हम जो है अभी बेहतर समझ सकते हैं, जो क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश के लिए जो चीज़ें आ गई हैं, वो टूल्स अब बेहतर आ चुके हैं हमारे पास। अब हम लोग बेहतर तरीके से उसको जो है इन दी फील्ड ऑफ रिसर्च हम इसको पढ़ सकते हैं, और ओवर द टाइम इसके ऊपर जो है डेवलपमेंट हुई है। एट द कोर ऑफ बायोलॉजी and other science lies a problem solving approach called the scientific method. The scientific method is a series of steps followed by scientific investigators to answer specific questions about the natural world. ठीक है। नेचुरल वर्ल्ड में तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवालात हैं, वो निकल रहे हैं, और जितने भी चीज़ें जो दरियाफ्त होने के अपने जो है रास्ते पे हैं, उनका उनकी तरफ जो सफ़र जाता है, उसको हम लोग एक तरीके से साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है। उसको एक पढ़ने का जैसे तरीका होता है, जैसे दुनिया में हर चीज़ का एक तरीका है। आपके खाने का तरीका है, आपके उठने का तरीका है, आपके बैठने का तरीका है। वैसे ही अगर आप साइंस को एज अ होल पढ़ रहे होंगे, या आप साइंस के किसी भी लेट से ब्रांच को पढ़ रहे होंगे, तो आपको जो है उसको उसी के तरीके से आपको पढ़ना होगा। और एक बहुत ही कॉमन मेथड यूज़ किया जाता है, नोन एज साइंटिफिक मेथड। और बायोलॉजिकल मेथड, अगर बायोलॉजी की उसमें बात की जाए, हमारे टाइम पे तो साइंटिफिक मेथड जो था वो एक और सब्जेक्ट में भी आया करता था। जब आप केमिस्ट्री की बात करें, तो उसमें भी साइंटिफिक मेथड, क्योंकि आपको हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बेसिकली यही कर रहे होते हैं। उनको एक प्रॉब्लम दी जाती है, ठीक है। उनको पीएचडी लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही हायर लेवल ऑफ एजुकेशन होता है आपके पढ़ाई के अंदर, जिसके बाद आई गेस कोई पढ़ाई नहीं होती, पीएचडी आपका जो है वो लास्ट ऑफ दी स्टेजेस है। तो वहाँ पे आपके पास यही चीज़ें फॉलो होती हैं जब आप साइंस का कोई सब्जेक्ट लेते हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम्स इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करनी होती है, तभी ही आप जड़ पे पहुँच सकते हैं और उसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। Biological method, as you know that the biology is the branch of science concerned with the study of living things or organisms. ठीक है। हमें पता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स की स्टडी है, मतलब ज़िंदा जो हम लोग भी ह्यूमन जो हैं, आपको कहा जाता है कि सोशल एनिमल्स हैं।
तो अगर हम खुद को भी जानवर कहें तो वो जो है गलत नहीं होगा। वैसे लिविंग बीइंग्स जितने भी आते हैं जो कि सांस लेते हैं या सांस जिनके जो है अंदर सेल्स के बने हुए हैं वो बॉडीज़, तो वो जो हैं आप कह सकते हैं कि लिविंग सेल्स हैं, मतलब लिविंग है। प्लांट भी तो आपके पास यहाँ पे जो है वो एक चीज़ है। प्लांट को भी एज अ लिविंग थिंग आप क्लासीफाई करते हैं। तो ये यहाँ पे आपके पास उसी का चार्ट दिया हुआ है कि जो बायोलॉजिकल मेथड है वो कैसे काम किया जाएगा। जो पहले आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आपके पास आ जाता है सेकंड स्टेप, रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस नॉलेज। जो आपने पुरानी नॉलेज जो गेन की है और उसके मुतालिक जो आपके पास ऑब्जर्वेशन आई हैं वो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाती है हाइपोथेसिस, जो कि आपके पास एक न्यू चीज़ दरियाफ्त होने पे आप कहते हैं कि मेरे पास एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, कि ये चीज़ जो है ऐसे होनी चाहिए। लेकिन आपके पास जो है अपने फ़िलहाल अभी इतनी रीजनिंग आपके पास नहीं है, ठीक है। अभी आप उस तह तक नहीं पहुंचे हैं, थ्योरी जिसे कहते हैं। आखिर में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थ्योरी उसे कहते हैं जब आपकी पूरी जो रीजनिंग्स हैं उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए और डेटा जितना भी आपका कलेक्ट हुआ है वो भी आपके जो है उसमें कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाली चीज़ हो। और आपके डेटा जो है आप जाते हैं वहाँ पे, और जब डेटा आपके हाइपोथेसिस से नहीं मिल रहा होता तो आप वापस हाइपोथेसिस पे चले जाते हैं। लेट मी टेल यू दैट। सो अब आप आ जाते हैं हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यही बात की होगी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, हेल्थ रिलेटेड एट्सेट्रा, ठीक है, जितने भी, ठीक है। बायोलॉजिकल में आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, बायोलॉजिकल यानी ज़िंदा, ठीक है। अब बायोलॉजिकल में जितने भी आते हैं ज़िंदा, हमारे इकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? इकोलॉजिकल का ये मतलब होता है कि जो उनके आसार हैं उनको हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, इसी इसी मखलूक के, ठीक है। और no matter what types of problems are being studied, scientists use the same problem solving method to find answers that are logical, and the same problem solving method to find answers, ठीक है, and supported by evidence. Here we can take example of malaria, the greatest killer disease for centuries, ठीक है, बहुत ही पुराना एक एग्जाम्पल है मलेरिया का। You are familiar with the disease of malaria which spread through a female anopheles mosquito, ठीक है। एक आपके पास आ जाता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो मलेरिया कॉज करता है। अब आपके पास एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ चुकी है मलेरिया के पास ना। Previously, the cause of malaria was unknown. It was thought that malaria is caused by bad air, क्योंकि लैटिन वर्ड जो मैला है उसका मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर। तो उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने ये अपने दिमाग में कहा कि यार ये ख़राब हवा की वजह से होता है, तो इसको इन्होंने बैड एयर का नाम दिया और इसी को कॉज बताया मलेरिया का, जो कि बाद में जाके बहुत सारे साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया उसको, फिर से एक बार उसको समझाया कि ये ऐसा नहीं है। This problem is solved when a scientist identified the reason of malaria, ठीक है। प्रॉब्लम ये सॉल्व कब हुई, कब इसके जो जड़ पे जाके पहुँचे, जब के साइंटिस्ट ने मलेरिया की जड़ पकड़ ली कि भाई मलेरिया का जो कॉज है वो ये नहीं है, वो बल्कि कोई और चीज़ है। और यहाँ पे आपके पास यहाँ नीचे दिया हुआ भी है पेज नंबर 21 पे। In 1880, a French physician Laverin studied the blood sample of malaria patient under the microscope and observed tiny creatures in it and named as plasmodium, ठीक है। ये तो आपके पास आ जाते हैं। पहले उससे पहले हम ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होती है चीज़?
ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है जिसका मतलब आप जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसी को आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे होती है? बाय द यूज़ ऑफ 5 सेंसेस, ठीक है। देखने से, सुनने से, आप टेस्ट कर सकते हैं उसे, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव क्या होती है? जिसके अंदर आप मैथमेटिकल टूल्स को इन्वॉल्व कर दें। जब आप उनको हमारे पास अलग अलग चीज़ों को मेजर करने के लिए अलग अलग टूल बनाए गए हैं, ठीक है। साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाई गई है, यहाँ पे दिया गया है कि थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट, ठीक है। वहाँ पे आपके पास अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके ज़रिए आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब वगैरह और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, क्लॉक दिए गए हैं और स्टॉप वॉच है और टेप दी गई है। ये आपके पास टूल्स हैं टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द थिंग और क्वांटिटी ऑफ द थिंग। क्योंकि क्वांटिटी का मतलब ये है कि जो जिसकी मिकदार हो, ठीक है। क्वांटिटी refers to the मिकदार। About 280 million people suffer from malaria in over 100 countries and more than 2 million die every year from this disease. अब शायद ये आ जाए आपके MCQs में, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपना प्लाज्मोडियम पे। प्लाज्मोडियम इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम, अब ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि प्लाज्मोडियम जो है वो बहुत ही कॉमन है मलेरिया पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में ये मिला। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं अपनी हाइपोथेसिस की तरफ। हाइपोथेसिस इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। It is defined as intelligent guess made by scientists in the form of statement. It is important to note that a hypothesis must be testable, and that means you should be able to test your hypothesis through experimentation. Your hypothesis must either be supported or falsified by your experiment, ठीक है। या तो आपकी जो है hypothesis एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो आपके सच हो सकती है या तो गलत हो सकती है, ठीक है। हाइपोथेसिस आप फिर भी एक इंटेलिजेंट गैस लगाते हैं कि शायद ये चीज़ होगी। अब आपने यहाँ पे दिया है प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, बट इट इज़ द ओनली गैस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये आपके पास हाइपोथेसिस है। लेकिन आप प्रूव कब करेंगे? जब आप उसको एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाएंगे, जब उसके बाद आपके पास एक और चीज़ आ जाएगी रीजनिंग की। तब आप जब एक्सपेरिमेंट अगर तो पास हो गए तो आप हाइपोथेसिस तो आपकी सही जा रही, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस अगर आपकी सही नहीं जा रही है तो बहुत बार रिवर्स भी हो जाता है ये प्रोसीजर। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट information about the problem and formulate the hypothesis by using a reasoning process, also known as inductive reasoning and deductive reasoning, ठीक है। inductive reasoning अब क्या है जी? inductive reasoning moves from specific to general. Shark is a fish, all fishes have scales, therefore shark also have scales, ठीक है। deductive जो है general से specific की तरफ होता है। it is based on if then statement. Deductive reasoning can be tested and verified by experiments. In malaria case, the following deduction can be made. If plasmodium is the cause of malaria, then all the malaria patient have plasmodium in their blood, ठीक है। ये चले गए आपके पास जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो डिडक्शन आ गई, ठीक है। इंडक्शन आपके पास क्या होगी कि मतलब आप जा रहे हैं स्पेसिफिक टू जनरल ना, तो आपके पास यहाँ पे पहले आपने शार्क की बात की और उसके बाद आपने एक शार्क्स को मुख्तलिफ जाविये में लेके गए और आपने कहा कि भाई शार्क्स के पास जो है वो स्केल्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट पे। वंस अ प्रॉब्लम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एंड अ हाइपोथेसिस इज सजेस्टेड, the next step in the scientific method is to design an experiment based on the reasoning.
Experiment is a practical performance of a scientist to identify the real cause of the problem based on the inductive or deductive reasoning. A key assumption is that the experiment will be repeated many times by other scientists. ठीक है, अब बहुत सारी आपके पास अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी हो साइंस की, तब आपको पता चलेगा कि जो एक्सपेरिमेंट है, कभी कभार एक साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी, उसके बाद जो है उसको रिपीटेडली बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और खुद जाके किसी तीसरे बंदे ने कोई जवाब निकाला और बाकी जाके उसको आगे पहुंचाया उसकी रिसर्च को। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि उसकी जो रिसर्च थी प्रीवियस साइंटिस्ट की, उसको मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने तौर तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए उसको की हाइपोथेसिस को गलत बताया। तो ये है, इसकी बात हो रही है। Scientists perform two types of tests, control group and experimental group, to find out the cause of malaria. Blood samples of 100 malaria patients, experimental group, and the blood samples of 100 healthy persons, control group, were examined under the microscope. ठीक है, अब आप क्या करते हैं जब आपको करना होता है एनालिसिस? आप कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए ही आप जो है बायोलॉजी के अंदर आगे पहुंच सकते हैं। जब भी आपके पास डिजीज़ की बात हो रही हो, तब आप अगर कोई कॉज पता करने चाह रहे हैं तो आप वो देखेंगे जो कि इससे मुतासिर हैं, और उनको भी लाएंगे जो इनसे मुतासिर नहीं हैं। ठीक है, जो इसके अंदर मुतासिर हैं वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर आ बच जाते हैं। ठीक है, जो कि अफेक्टेड हैं, जिनके पास मतलब अफेक्टेड हैं या जो डिज़ीज़ रखते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और अनअफेक्टेड जो कि आ जाते हैं आपके पास कंट्रोल ग्रुप के अंदर। और यहाँ पे कितनी तादाद थी बंदों की? 100। ठीक है, द results are where you report what happened in the experiment. That includes detailing all observation and data made during your experiment. Result verifies the hypothesis. In the case of malaria, it was found that all malaria patients, the experimental group, had plasmodium in their blood, whereas the blood samples of the healthy person were free from the plasmodium. अब इसी की वजह से आपके पास पता चला कि प्लाज्मोडियम उनके ही जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे तमाम उनकी ब्लड में निकल आया ना, तब आपके पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया, लिहाजा हाइपोथेसिस आगे बढ़ी और ये बताया गया कि प्लाज्मोडियम जो है कॉज मलेरिया है और बैड एयर नहीं है। एक क्लासिक बिलीफ को भी मतलब रोक दिया गया और आगे कंक्लूजन के अंदर ये बात की गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। कंक्लूजन आपका क्या होता है? रिज़ल्ट के बाद जो आप या तो ये भी हो सकता है कि रिज़ल्ट आपका सक्सेसफुल रहा हो या अनसक्सेसफुल रहा हो, लेकिन आपका ये फाइनल स्टेप होता है पूरी अपनी साइंटिफिक मेथड के अंदर, और वही उसी को कंक्लूजन कहा जाता है। और कंक्लूजन में यही बताया गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब आ जाते हैं थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल की तरफ। थ्योरी जो है, साइंटिस्ट यूज़ द वर्ड थ्योरी इन अ वेरी डिफरेंट वे दैन नॉन scientists. When many people say I have a theory, they really mean I have a guess. Scientific theories on the other hand are well tested and highly reliable. ठीक है, जहाँ पे टेस्ट की बात आती है, एक्सपेरिमेंटेड होती हैं ये चीज़ें, तो साइंटिफिक थ्योरी जो है वो एक सोशल थ्योरी से अलग चीज़ होती है। सोशल थ्योरी जो है वो इंसानों के बीच में भी बन सकती है, वो राय उनकी जो है वो उनकी तरफ होती है, लेकिन साइंटिफिक थ्योरी में हमारे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है एक्सपेरिमेंट्स का। ठीक है, उसको बार बार चीज़ों को एक मुख्तलिफ एक ग्रुप होता है लोगों का जो कि उस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाता है थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, जिससे पता जा सकता है कि जो है इन चीज़ों के बीच में क्या फ़र्क है और क्या ये साइंटिस्ट सही बोल रहा है या इस रिसर्च को बीच में ही छोड़ देना चाहिए, और इसकी बिना पे थ्योरी बनती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, दे यूनिफाई मैनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लॉ एंड प्रिंसिपल क्या होता है? साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर. इट इज़ वर्चुअली एन
इररिफ्यूटेबल थ्योरी, मतलब जिसको रिफ्यूज़ ना किया जा सके, जिसको रोका ना जा सके, वो थ्योरी जब आपके पास आ जाता है तो थ्योरी का भी एक मॉडिफिकेशन होता है, जो कि मतलब थ्योरी जब पूरी हो जाती है और उस थ्योरी के मुकाबले में जब आपके पास कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो थ्योरी नहीं होती, वो लॉ बन जाता है। और वो लॉ जो है प्रिंसिपल बन सकता है। Data organization and data analysis. For data organization, you will think, prepare a table or graph of data. Don't throw out data points you think are bad that don't support your predictions. ये बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, डेटा में आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपके पास जो मर्ज़ी से आप फेंकना चाह रहे हैं वो फेंक दें, नहीं, साइंस में ऐसा नहीं हो सकता। आप साइंस में ऐसा करेंगे तो आप पता नहीं कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। और थैंकफुली हमारे यहाँ पे अब जो पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह हैं वो इसको सपोर्ट भी नहीं करते, तो आपकी डेटा कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो रिसर्च होती है वो जिसमें आप कुछ भी ख़राब होता है, ठीक है, एक बार डेटा पहुंच गया वहाँ पे तो आप जो है आपके पीएचडी से भी हाथ धो बैठ सकते हैं, अगर आपने सही से अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ डाली है। और अगर उस बंदे को लगा कि भाई ये तो हमारी जो 40 साल की जो चीज़ें हैं उसको तो आपने 50 साल की चीज़ें हैं वो आपने एक ही झटके में नेगलेक्ट कर दी, यू हैव टू बी लॉजिकल समवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने चार्ट दिया हुआ है कि यहाँ पे अब पाई चार्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ इन पाकिस्तान, ठीक है। अब देखें इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन से हैं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं डाले, ठीक है। इन्होंने भी जाके ऑब्जर्वेशंस की, क्वालिटेटिव एनालिसिस की, इसके पीछे पता नहीं कितने साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे, और इन्होंने ये जाके बनाया है डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस, ठीक है। अब एक्यूट रेस्पिरेशन इन्फेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर 51% है, मलेरिया आपके 16% है, डायरिया आपके यहाँ 15% है, डायसेंट्री 8%, स्कैबीज़ 7%, और जो बाकी के मुख्तलिफ डिजीज़ हैं वो आपके पास 3% हैं। मतलब आपने बाकी के 3% को भी काउंट करना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसके अंदर खुद एक बहुत बड़ी टीम लगी होगी, क्योंकि जब आपके पास ऐसे सेंसस होते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो सेंसस कंडक्ट करवाती है वो बॉडी, और जो उसके अंडर जो पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं उस रिसर्च के ऊपर। अब इन्होंने कितनी किताबें खोली होंगी, कितनी चीज़ें खोली होंगी, और कितनी 50-50 साल पुरानी चीज़ें जो हैं वो देख रहे होंगे, कितनी इसमें से ऑन ग्राउंड चीज़ें होंगी, और कितनी जाके उन्होंने एक एक से पूछी होंगी कि आपके यहाँ कितना केस है, कितने केस है, कितने केस है, कितने डॉक्टर्स ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया होगा, कितनी चीज़ें हुई होंगी। सो डेटा एनालिसिस कैन बी इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। Data analysis, the statistical method, ratio and proportion are applied. Ratio is comparison of two values expressed as a quotient, first and second. A flower has 4 sepals and 12 petals. The ratio of sepals to petals is 4:12, ठीक है। एक फ्लावर है, ठीक है, उसके पास 4 सेपल है और 12 पेटल्स हैं, तो आपने क्या किया, 4:12 इसका रेशो रख दिया। अब ये रेशो और प्रोपोर्शन आपके पास मिलता है जब आप जेनेटिक्स जाके पढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेंडलीव ने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी, और आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उन्होंने रेशो में डिवाइड की हुई हैं चीज़ें, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। कंपेयर करने में आपके पास यही होता है ना कि आप जो है वो रेशो बनाते हैं, आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को बनाने के लिए, दोनों में फ़र्क बताने के लिए आप बीच में ये दो जो हैं डॉट्स बनाते हैं, इसको रेशो कहा जाता है। द रेशो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1:3, आपकी मर्ज़ी है, आप डिपेंडिंग ऑन द थिंग रेशो जो है वो डिपेंड होता है। प्रपोर्शन इज़ एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट 2 रेशोज़ आर इक्वल, ठीक है। अब अगर 2 रेशो जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल दिया गया है। अब यहाँ पे 4:12 को 1:3 के क्यों बराबर बताया गया है, इसलिए क्योंकि अगर हम वापस जाएं तो हमारे पास पता चलता है कि 3:9 भी वही चीज़ है,
ठीक है। 2:6 भी वही चीज़ है और 1:3 भी वही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या है, पेटल्स तो आपके पास 4 गुना ज़्यादा ही हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर 4 चीज़ें हैं, उसको 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास जो है 4 से सॉरी आपके पास जो 3 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 12 आएगा, ठीक है। तो यही बताया गया है। 1:3 रेशो भी आप कह सकते हैं ऐसे, या 4:12। इसको आप कहते हैं कि रेशो सॉल्व करना, अगर आपने मैथ्स सिंपल पढ़ी हो तो। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस process. Imagine that you are a biologist studying the insect population. You go into the field and count the population sample in the specific region, then compare your sample with the other regions to get the population estimated. अब मैंने जितनी भी आपसे बात की है तो आपके पास यहीं पे क्वालिटेटिव एनालिसिस आ जाती, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस होती है एक तरीके से, जिसके अंदर आप कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स यहाँ पे आपने मेजर करने के लिए काम की, और एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना अल्लाह ने कैसे हर साइंस को कोरिलेटेड बनाया है, ये भी आप देखिए इसमें। Mathematical biology is a field of research that examines mathematical representations of biological systems. One key role of mathematics is the creation of mathematical models. ठीक है, mathematical models जो है वो आपके पास यहाँ पे हाइट, पॉपुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ये आप मैथ्स के बगैर नहीं हो सकता। तो यही काम होता है मैथमेटिकल मॉडल्स का, जो कि मैथमेटिकल बायोलॉजी का एक हिस्सा है, ठीक है। Finally, we can say that mathematics plays a critical role in better understanding the natural world. ठीक है, यहीं पे हमारे पास कंक्लूडेड आ जाता है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकती है बायोलॉजी के हवाले से। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये हिसाब है ना कि प्री इंजीनियरिंग एक अलग चीज़ है, प्री मेडिकल एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर बाहर के मुल्कों में देखें तो वहाँ पे भी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को भी कोरिलेट किया जाता है। इवन बायोलॉजी और फिज़िक्स को भी कोरिलेट किया जाता है। इवन बायोलॉजी और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को भी आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी कोरिलेटेड है, क्योंकि जो इंसान है, अब हम एक चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसको सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसमें आप खुद एक अलग चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। सो इट वाज एन अमेजिंग सेशन। अब हमारे पास कंक्लूड करते हैं हम इस चैप्टर को। हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है हमारे पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब मैं नहीं समझता कि आपके पास कोई भी क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ही बेसिक चैप्टर है। एक बार आपने ये बायोलॉजिकल मेथड गो थ्रू कर दिया तो आपके पास अच्छा खासा जो है लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने की एक प्रैक्टिस भी डेवलप हो सकती है, और आप भी जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।